क्या आपको पता है कि आपको बच्चे क्यों नहीं हो रहे? आपके बच्चे ना होने की क्या वजह है? आपको कितना हिस्सा हुआ है शादी को? क्या आपने उसके लिए कभी इन्वेस्टिगेट किया है? तो इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो उसके लिए क्या कर रही हैं आप? आपकी उम्र कितनी है? आपको पता है कि एग्जैक्ट उम्र क्या होती है अच्छी वाली फर्टिलिटी के लिए? क्या आपने कभी अपने मेल पार्टनर का कोई सेमेन एनालिसिस का टेस्ट करवाया है? अगर नहीं करवाया तो आप करवाएं। और आपको पता है कि आपके ट्यूबल फैक्टर्स भी उसमें होते हैं, अंडे ओवुलेशन फैक्टर्स भी होते हैं, और इसके अलावा आपके और जो थायराइड डिजीज़ भी आपको जो है वो इनफर्टिलिटी की तरफ ले जा सकती है। और मोस्ट कॉमन हमारे एशियन कम्युनिटी में जो है वो है डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ कैन कॉज इनफर्टिलिटी। तो इट्स नेसेसरी कि आप अपने आप को इन्वेस्टिगेट कराएं। क्या आपको पता है कि आपका बांझपन आपके लिए डिप्रेशन का सबब बन सकता है? क्या आपको पता है यही बांझपन आपकी एज गुजरने के बाद आपके लिए मसले पैदा कर सकता है? तो आप इसको सीरियस लें। आप इसको ऐसे ना लें कि बस टाइम गुजरता जाएगा तो 1-2 साल में हो जाएगा। नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। 1 साल अगर आपकी शादी को हो गया है तो यू शुड इन्वेस्टिगेट। मेरा नाम डॉक्टर मुख्तार है। मैं ऑब्स्टेट्रिक कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट अल्तमश जनरल हॉस्पिटल पाकिस्तान कराची से बात कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही कॉमन है, और बहुत ही ऐसे समझ लें कि लोगों को डिप्रेशन की तरफ जाने वाला है। तो उससे हम कोशिश करें कि उनको ऐसी गाइडलाइंस दें, ऐसी चीज़ें दें जिससे वो अपनी चीज़ों को बेहतर कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनफर्टिलिटी, या जिसको हम कहते हैं बांझपन। इसको हम लेबल कब करते हैं या उसको कह सकते हैं कि ये इनफर्टिलिटी है या बांझपन है आफ्टर 1 year ऑफ रेगुलर इंटरकोर्स when unprotected intercourse का मतलब कोई कंट्रासेप्शन यूज़ ना कर रही हूँ, उसका हस्बैंड कहीं बाहर ना गया हो, कोई कंडोम्स यूज़ नहीं कर रही हो, कुछ नहीं। तो रेगुलर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अप टू 1 year, if couple is not conceived, it means is infertility। इसका मतलब है कि 1 साल तक अगर उसने कंसीव नहीं किया है तो वो उसको इनफर्टिलिटी। अब उसके काजेज़ हैं, जिसको कभी भी बच्चा नहीं हुआ है, शादी हुई मगर कभी कंसीव नहीं किया, कोई एबॉर्शन नहीं हुआ, कोई प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और कुछ लोग होते हैं जिन्होंने कंसीव किया है, 1-2 बच्चे हैं, सब चीज़ें हैं, मगर 1-2 साल से वो रेगुलरली अपने रिलेशन में हैं बट उसको बच्चे नहीं हो रहे, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। अब उसके मुख्तलिफ काजेज़ हैं। इसमें ये नहीं कि सिर्फ फीमेल पार्टनर ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही हैं रिस्पॉन्सिबल। अब जो फीमेल है उसमें 40 to 50% उसके होते हैं कि वो उसमें फैक्टर्स हो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती, और 40% है जो मेल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं होती। तो 10% ऐसे हैं जिसमें दोनों कपल्स में मसला होता है। अब उसके लिए लाजमी है कि आप उसको वर्कअप करें, आप उसको देखें, स्क्रीनिंग करें। बहुत सारे जैसे 60 to 70% काजेज़ ऐसे होते हैं माइनर काजेज़, थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जैसे कि काउंसलिंग की जिसको नीड पड़ रही है, या जिसको टाइमली इंटरकोर्स का पता नहीं है, या उसके कोई ओवुलेशन का थोड़ा बहुत इश्यू है, तो उसको सॉल्व करके प्रेगनेंसी हो सकती है। तो आप जो है ना उसको ऐसा ना समझें कि नहीं हो जाएगा 2 साल 3 साल 4 साल, नहीं। अगर 1 साल तक आपको बच्चा नहीं हो रहा तो इट नीड्स इन्वेस्टिगेशंस, स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। तो आपको उस तरफ के लिए थोड़ा सीरियस सोचना चाहिए। ये एक ऐसा इशू अगर आपकी एज निकल जाती है, जैसे कि कहते हैं कि भाई आपकी आइडियल एज क्या है बच्चों के लिए? आइडियल एज होती है 20 से लेकर 30 तक आइडियल है। अकॉर्डिंग टू WHO RCOG गाइडलाइन फीमेल है अगर उसकी 30-35 जो है अपर लिमिट है, 35 के बाद जो है वो अगर कंसीव करती है तो उसमें प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं और फर्टिलिटी के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि उसका ओवरियन रिजर्व कम हो जाता है। उसके जो एग्स बन रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाता है, फिर बच्चों के लिए भी मसला होता है और उनके लिए भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है। अब मेल के लिए भी यही है। अगर मेल है तो उसकी एज भी 50 to 55, ऐसे नहीं कि सिर्फ फीमेल की एज का देखा जाए, मेल की एज का भी है। बट ड्यू टू एडवांस रिसर्च, ड्यू टू एडवांस इसमें जो इतना वर्कअप हुआ है, इतनी सारी इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, तो उसकी वजह से जब तक ओवुलेशन हो रही है, जब तक अंडे बन रहे, शी कैन प्रेग्नेंट। अब ऐसा नहीं है कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, मगर कुछ रिस्क होते हैं, फर्टिलिटी के इश्यूज़ होते हैं, उसकी जो है वो परसेंटेज
जैसे पहले एज से थोड़ी कम हो जाती है, मगर शी कैन कंसीव। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 30 वाली कर सकती है, 40 वाली नहीं कर सकती, कर सकती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर वर्कअप, एग्जामिनेशन, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशंस। अब देखिए मैं आपको थोड़े से फैक्टर्स बता देती हूँ। अब अगर फीमेल है तो उसके 4 से 5 फैक्टर हैं, जैसे हार्मोनल फैक्टर है, फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है, सेक्सुअल है। ये सब चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें नहीं है, डिप्रेशन में है, डिप्रेशन के ड्रग्स ले रही है, तब भी उसको फर्टिलिटी नहीं होगी। अगर मेल है तो उसको अगर कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, एजेकुलेशन प्रॉब्लम्स है, स्पर्म्स का मसला है, तो फिर भी वो उसको वो कंसीव नहीं करवा सकता अपने फीमेल पार्टनर को। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो नीड वर्कअप। इनफर्टिलिटी के लिए नहीं है कि आपने इस डॉक्टर के पास चले गए, उस डॉक्टर के पास चले गए, अंडे बढ़ाने वाली गोलियां दे दी, तो वो आपने उसके 6 महीने किया, फिर दूसरे डॉक्टर के पास चले गए, फिर ले नहीं, उससे आपको फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। सिर्फ फीमेल पे ब्लेमिंग नहीं है कि वो मेडिसिन ले या वो इन्वेस्टिगेशन कराए। आपको दोनों पार्टनर को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। उसके लिए पहले वर्कअप होता है। आप देखें जैसे कि हार्मोनल में आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से और थायराइड भी ही, उसके अलावा आपके ओवरीज, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं वो इफेक्ट्स करते हैं। अब ये अगर इसमें कोई इम्बैलेंस है तो फिर उसमें प्रॉब्लम होगा। अगर आपकी ओवरीज कम काम नहीं कर रही, जैसे पीसीओ है, उसमें छोटे छोटे अंडे बनते, फिर भी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं। ट्यूब ब्लॉक है, बहुत मोस्ट कॉमन काज है, एशियंस में कि ट्यूबरकुलोसिस है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, कोई ऐसी सर्जरी हुई है, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक है, वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं करते। तो फिर वो अगर आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा, तो फिर वो उसको फ़ायदे के बगैर नुकसान होगा। उसके बाद आ जाता है बच्चेदानी या यूट्रस। उसमें कोई फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, उसकी अंदर से एंडोमेट्रियल लाइनिंग इस काबिल नहीं कि उस बच्चे को जो है इम्प्लांट कर सके या उसको रिसीव करके उसको ग्रोथ कर सके, तो फिर भी इनफर्टिलिटी होती है। तो इन सब फैक्टर्स को देखना चाहिए, उसका पूरा प्रॉपर हिस्ट्री होती है, एग्जामिनेशन होता है, फिर इन्वेस्टिगेशंस होती है। मेल पार्टनर का मेनली जो हम साइड स्थित यूरोलॉजिस्ट से या मेल डॉक्टर से उसका लोकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, फिर हम उसका सेमेन एनालिसिस करवाते हैं। सेमेन एनालिसिस में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर हम उस पेशेंट को बताते हैं कि नहीं, फीमेल पार्टनर में मसला नहीं है, मेल पार्टनर में। अगर मेल पार्टनर में मसला है, उसके एक्टिव जो स्पर्म से वो कम है, तो फिर हम IUI की तरफ जाते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। IVF तो फिर आगे चला जाए ना, पहले तो आप स्टेप बाय स्टेप चलें। ऐसे नहीं कि आपको 2 साल हो गए वही ट्रीटमेंट ले रहे हो और कोई आगे ही ना चला, बस उसी ट्रीटमेंट पे स्टॉप हो गया कि अब नहीं। स्टेप बाय स्टेप, अगर वो ट्रीटमेंट आपकी फेलियर हो रही है तो नेक्स्ट स्टेप बाद फिर नेक्स्ट। तो इनफर्टिलिटी बहुत बड़ा इशू है आजकल के ज़माने, ख़ास करके हमारी जो एशियंस फीमेल हैं उसमें डायबिटीज़ मोस्ट कॉमन है हमारी कम्युनिटी में, थायराइड डिजीज़ बहुत कॉमन है, ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन है। अब तो वो जो है लेट मैरिजेस हैं उसकी वजह से, कज़न मैरिजेस हैं उसकी वजह से, तो ये बहुत कॉमन काजेज़ हैं जो हमारी एशियन वुमेंस में हैं। तो इसको आपको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और इसको जो है वर्कअप करके बिल्कुल आप कंसीव कर सकती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकती, तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्टर, एक प्रॉपर कंसल्टेंट से रब्ता करके फिर ही अपना एक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर। बिफोर ट्रीटमेंट आपने सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी है, स्क्रीनिंग करानी है, फैक्टर्स जो भी हैं उस फैक्टर्स को डायग्नोस करना है। उसके बाद फिर हम आपको ट्रीटमेंट की तरफ ले जाएंगे। थैंक यू। अगर कोई आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और कोई बात है तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरी टाइमिंग से 6 से 8 बजे, मंडे, थर्सडे, सैटरडे, अल्तमश जनरल हॉस्पिटल।